नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मैला आंचल के आगे की कहानी सुनाती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि उपन्यास पूरा पढ़कर उसका सारांश आपको सुनाऊंगी, मगर मुझे बाद में लगा कि पूरा उपन्यास पढ़कर ही सुनाऊं, तब आप इससे अधिक लाभान्वित होंगे। अब आप आगे सुने। पूर्णिया ज़िले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नील है साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नील युग की भूली हुई कहानियाँ याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, ज़रा यहाँ गाड़ी धीरे हाँकना, कन्या साहब की कोठी देखेगी। यही है मैके साहब की कोठी। वहाँ है नील महने का हौस। नई दुल्हन उहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर। कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहब की कोठी थी। यहाँ साहब मेम रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ियाँ यहाँ कुछ देर तक रुक जाती हैं। गाड़ियों से युवतियाँ और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियाँ जंगली जड़ी बूटी खोजती हैं। ऐसा ही एक गाँव है मेरीगंज। रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोशी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। लेकिन बैसाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी रोक साला मोटर गाड़ी। अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है। तड़बन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ ज़मीन, पंत्या धरती का विशाल आंचल, इनमें धूप भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियाँ। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है। वही है मेरीगंज की कोठी। अब गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राजपार बंगा के तहसीलदार हैं। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार हैं। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैथ टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया हैं। इनके दादा महारानी चंपावती के स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं जब महारानी चंपावती और राजपार बंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राजपार बंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने राम कृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन लिखा पढ़ी कर दी थी। राम कृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के नाम में महारानी ने दान पत्र पर लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है। इनके मुखिया खेलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से हुए पैसे की बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खेलावन को बड़ी चिंता हुई।
महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को घी दूध पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे ज़मीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप अररिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खेलावन सिंह यादव को लोग नया मातवर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गोअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली के 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची। ढोल पीटता रहता है, ढाक ढिन्ना ढाक ढिन्ना। ढोल के हड़ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतरे सीखते हैं। सारे मेरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। भाग 3। डिस्टी बोर्ड के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। ऑफिसर बाबू ने तहसीलदार साहब और राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था, दुनिया में धन क्या है। तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे। यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैंग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खितावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराए हो। तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी, हम तुम भाई ठहरे। खेलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आप ही का है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं, दूध की देखूं कि गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती रह फिरती थी और आज गांव की मालकिन जाकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के हर एक टोले में घूमता रहा। डिस्टी बोर्ड से मिस्त्री जी लोग आए हैं, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुलैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली तनविमा क्षत्रिय टोली में महंगू दास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे थे। आंगन की औरतें घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़े होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोइंठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कसान बंद रखें, करना ही क्या है। एक इस पिताल का घर, एक डागदर बाबू का घर, एक भंसा घर और एक फालतू। 7 दिनों में सब काम रैट हो जाएगा, मतलब राइट। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हल फाल कामकाज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो देंगे नहीं। 1-2 दिन की बात हो रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है, 7 दिन तक बिना मजूरी के यह ज़रा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाध टोली के लोगों की बात जाने दीजिए, उनकी औरतें हैं। सुबह से दोपहर तक कमला में कादो पानी हिड़ कर 1-2 सेर गैंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिसाब लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोंच कर चूहों के मादों को कोड़ कर भी कुछ घास जमा कर लेंगी, नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौतहट हाट में कटिहार मिल के कुली
लोग 4 आने सेर, खमर, आलू हाथों हाथ उठा लाते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की भी मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोला का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मुख्तियार है, विश्वनाथ और बलदेवा। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे। शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा पर टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हर गौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों का कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहेब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास में पड़े हुए खाली मोड़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबू साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों के सेवक हैं। आप तो लीडर ही हो गए। आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हर गौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए पंडित जमाहिर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर लीडरी छांटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मूड काहे खराब करते हैं? अब विद्वान हैं और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेकार खोज रहे हैं। चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हर गौरी तमतमाकर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हर गौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हर गौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वोल्टियरी, तुमको किस बात से चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बलदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा, बाबू साहब गाली गलौज करके मारने उठे, मगर कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं? पूछे सबों से। लाजमान का मतलब अपशब्द। महात्मा जी कहिन है। नीम के पेड़ पर एक कागा काएं काएं कर उठा। हर गौरी गुस्से से थर थर काँप रहा है। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा है। ग्वाला होकर लीडरी। कुंवर टोली वाले हंसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया, गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे से बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भौंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आ जा बेटा रे। कुंवर टोली का कलिया पगला गया है। हर गौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हर गौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे क्या बात हुई? भाला निकालो 76। हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल ले। अरे क्या बात है, हंसेरी क्यों? कौन किस बात का जवाब देता है? किसी फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा है।
हर गौरी की माँ अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है। गुअर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअर टोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हर गौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरू का बेटा कल चरना काली क्रिया खाया है। हर गौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं, ना समझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय 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 जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्ही महात्मा की जय जय जय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग ये जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसा बात करने जा रहे थे। इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या, हिंसा बात किसी ने समझा? ज्ञान की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अंट संट। कलिया कहता था उपवास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपवास करेंगे, मतलब उपवास। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर लेता। अरे हर गौरिया, कल का छोड़ा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ के लिए लाट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकल दीप से 2 गिलास नीचे ही पढ़ता है। एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा होकर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या, सुनते हैं लाल बाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। लाल पढ़ना, बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा हा, खी खी खी, लाल पढ़ना। ढाक ढिन्ना, चलो रे अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। सदगुरु हो। मैन साहब सदा ब्राह्म वेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सदगुरु हो, ये कभी भी बिना जगाए जागे हैं? रामदास हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भुरुकवा को देखता है, फिर राम डंडी को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जाग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठार इनको जगा दो। सदगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलती हुई कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहब की दया है। और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने भोंदू, पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे ओ रामदास, फिर सो गया क्या? गंगा जली में जल भर दो। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों को गिनती कर लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन।
जायला कहे हियेन त कहे, हथिन बलु सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगलेन हैं, दुकान में सबुरदाना न भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन को रोज इसी समय बक बक झक झक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करे। मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज की मूर्तियों को खुद ही सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो है नहीं। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो। भंडारी, जितनी मूर्ति आज हैं सबों का बाल भोग प्रसाद आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सदगुरु साहब सपना दीन हैं। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की आसनी महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सदगुरु साहब मेरे सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहब बंदगी किया। हमको दया भाव देके साहिब कहें, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भीख बदल के आए और तूने पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है। सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव के अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारक दे दो। कह के साहब अंतर ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक तन कैसे बूझे, ग्रहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बालदेव हर गौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्ता मिट्टी लगाती हैं संथाले ने, पोख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डाकदर बाबू आएंगे। बालदेव जी डिस्ट्री बोर्ड के से सभी सामान ले आए हैं। भैंस चरमन बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे। किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा भैंस चरमन बाबू? तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी ब्रेंच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा, जैसे रोतहट के मेले में गड़ता है। शनिच्चर को ही महंत साहब का भंडारा है। पूड़ी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द, बड़े बच्चे, बूढ़े और गरीब अमीर को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेलिन कर रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर तकाबा जी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं दासिन है। किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या ना देखे, ऊपर परमेश्वर तो है ही। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात को लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठ को भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेकर बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थीं। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह राम दसवां। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना।
महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 दिन तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ के मुंह से छोटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी 70 पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दास इनको लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी का बाप जिस मठ का सेवक था वह मेरीगंज मठ के अधीन है, इसलिए लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास की वकील साहब ने समझा कर कहा था, महंत साहब इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह होगी, लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थीं। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी देखकर ही उनकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्याभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया है। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूड़ी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खेलावन के वहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी। नमरी मतलब 100 रुपये का नोट। 4 मन चीनी 2 नमरी मतलब 200 रुपये। जीवनदास, बालदेव जी आए हैं। बन की बालदेव बाबू। बन की नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों को भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते। बिरंची कहाँ है। बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दमशुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कोड़ी 4 नहीं 4 कोड़ी 7, ततमा टोले में पूरे 5 कोड़ी, दुसाध टोली में 2 कोड़ी, कोयरी टोले में 6 कोड़ी 3। यादव टोले का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोले के लोग इसमें भी मीन मेख निकाल कर बखेड़ा ना कर दें। क्या ठिकाना है। बामनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बामनों के लिए अलग से प्रबंध ना हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बामन भोज ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या। महंत जी से कहना होगा। बाभन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत जी ने सब सुनकर कहा, सदगुरु हो सदगुरु हो। 52 लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्जी क्या है। नहीं तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासी ने आकर खबर दी, सिपहिया टोले के लोग भी नहीं खाएंगे। ही बरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग से दे दिया जाए, हम लोग अपना अलग बनवा लेंगे। सदगुरु हो, यह तो बड़ा अच्छा बखेड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में ही नहीं खाएंगे।
ही वरण सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा है कि बालदेव यदि इंतजाम कार रहेगा तो महंत साहब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो तो महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी वारे, यह भी कोई बात है। महंत साहब मैं कह देती हूँ, ये बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया जाए तो समझ लीजिए भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ, लक्ष्मी ने कहा। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी। लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया, आंखों में समा गया बालदेव शायद। भाग 5। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी की राम मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही बात बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वारे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए, तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा, हम अपने मन से तो अगुआ अब नहीं बने हैं, तुम ही बताओ खिलावन भाई। बालदेव भाखन के लिए उठना ही चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी, सन्नाटा छा गया। सफ़ेद मलमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी। महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, गांव के ग्रह अच्छे नहीं, जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह के झगड़े होते हैं, जहाँ आपस में मेल मिलाप नहीं, वहाँ जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोखी हैं। सदगुरु साहिब कहिन है, जहाँ मेल है तहाँ सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर हम परमारथ के बदले स्वारथ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमारथ में जो विघ्न डालते हैं वो मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं। जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही हैं। हमारे कहने में सहयोग दीजिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब लोग भेदभाव त्याग के एक होकर के परमारथ कारज में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते ही हैं, परमारथ कारज देह धरो या मानुष कर्म अतखारज जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सदगुरु साहिब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। बालदेव ने लक्ष्मी की ओर देखा और मानो नशे में उठ खड़ा हुआ। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से गंधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारिन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी हम हैं। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक है, हम कोई विद्वान नहीं हैं, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े हैं, गरीब आदमी हैं, मूर्ख हैं। मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवा का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जय मंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है, वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उनको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहन हैं, वैष्णव जन तो उसको कहते जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोराम लेटरी हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर देता था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बातचीत करने लगे। बालदेव के भाखन में इस रोमांचक अश्न ने जरा असर किया।
मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट से अपनी कमीज खोल दी। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाषण जारी रखा। आप लोगों की विश्वास नहीं होता तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है। धन्य है चौधरी जी, बालदेव जी की राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसे हीरो आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा ज़रूर। चलो सिंह जी क्या कहते हैं? सुनो सिंह जी क्या कहते हैं। बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मेरी गंज गांव का दुर्भाग होगा। शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। 2 हंडी एक जगह रहे तो ढन मन होना ज़रूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई हैं। बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही हैं और कायस और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के एस्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग फिर एक बार मिल जाएं। सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम भम भोलानाथ हैं सिंह जी, मन में कोई 7-5 नहीं रखते, सादा दिल के आदमी हैं। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा दिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से, गन्नी महात्मा की जय। जय जय। अब भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में पूड़ी, परोसी हुई पूड़ी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे।